हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती है ना, टीयर 3 को लेके मैं वापस से आया हूं। और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के बारे में, जो कि एनसीईआरटी बेस होंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जो कि न सिर्फ उस 30 क्वेश्चन को दिखाएगा बल्कि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, समझना है उस सभी क्वेश्चन को ध्यान से। याद रखिएगा, पढ़ने के लिए आए हैं हम लोग, सिलेक्शन के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, देखना है, समझना है चीज़ों को, ताकि आपको एग्जाम तक वो याद रहे। ओके, तो चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों को शेयर कर दीजिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही बेहतर होते हैं, याद रखिएगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से आज रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। और पॉलिटिकल साइंस जो सेलेक्ट किए होंगे, 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट, तो जो भी सेलेक्ट किए हो तो वो ये पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, जो सिलेक्शन आप 2 सब्जेक्ट का किए हैं वही तैयारी करिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है सारे सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपके 2 सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं 2 सब्जेक्टों को लेके आपको तैयारी करना है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए एक नियुक्त किया जाता है। के लिए क्या नियुक्त किया जाता है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग या केंद्रीय आयोग। ओके, तो हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है? तो यह सही जवाब है वित्त आयोग। ओके, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार बनता है। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था। इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। ओके, बात समझ में आया? तो अनुच्छेद वित्त आयोग का कब होगा? कौन सा है? 280। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निकायों में से किस की वार्षिक रिपोर्ट प्रदान भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली नहीं है? ओके, तो कह रहा है कि निम्नलिखित निकायों में किसकी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली नहीं होती? तो वित्त आयोग की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, पब्लिक अकाउंट कमेटी की या यूपीएससी की? तो किसकी नहीं होती? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के समक्ष नहीं लाता। ठीक, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में निम्नलिखित निकायों की रिपोर्ट की जा सकती है। तो क्या क्या राष्ट्रपति कर सकता है? याद रखिएगा, इससे से मैंने कहा था एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन से ही आपको और भी क्लियर चीज़ें समझ में आएगी। तो क्या क्या करता है? वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट देता है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स प्रदान करता है, यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करता है, वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रदान करता है, और एससी एसटी को दिए गए विशेष ऑफर्स का भी रिपोर्ट प्रदान किया जाता है संसद को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या है कि उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडलों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बार बार बन जाते हैं। भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? कस्बा से, नगर निगम से, पंचायती राज से या जिला पंचायत से? याद रखिएगा, भर भर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं 73, 74 आर्टिकल वाले, ठीक है, संशोधन वाले। तो ये बहुत ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। अब यहाँ पे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो भारत के संविधान का 73वां संशोधन 1992 में पारित हुआ। या देखिएगा, 73वां संविधान कब हुआ? 1992 में पारित हुआ। इसमें पंचायती राज का आधुनिक रूप प्रस्तुत हुआ। अधिकांश राज्यों में पंचायती राज 3 स्तर पर है: ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, जिला स्तर पर। 20 लाख की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायत 2 स्तर पर हो जाती है: ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। याद रहेगा, तो कहाँ से? 20 लाख की जनसंख्या से अगर कम जनसंख्या है तो वहाँ पे 2 ही होता है। ठीक, मध्यवर्ती स्तर का जो पंचायत होता है उसे हटा दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत यही 2 होते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे?
नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, 12वीं अनुसूची। अब किसकी बात कर रहा है? स्वर्ण सिंह समिति की। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे क्या लाया गया था? यहाँ पे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है, याद रहेगा। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। इन्हें मानने के लिए किसी नागरिकों को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया था। तो कौन से संशोधन से जोड़ा गया था? 42वें संशोधन यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ठीक, तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62 या अनुच्छेद 63। ठीक है, तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 61। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगे तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। याद रखिएगा, उसके खिलाफ महाभियोग सिर्फ एक ही रीजन से आ सकता है, वो है संविधान का उल्लंघन। यह महाभियोग लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। महाभियोग पेश करने के लिए सदन में कम से कम 25% सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है और इसे पारित करने के लिए सदन के 2/3 सदस्यों की बहुमत जरूरी है। याद रखिएगा, पारित होना और भी मुश्किल है क्योंकि 2/3 सदस्यों का बहुमत होना है ना, तभी ये पारित हो सकता है। ठीक है, जो कि आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में या सत्र न्यायालय में? ठीक है, तो यह देखिए किसमें शामिल हो सकती है? केवल 1 और 2 में, केवल 2 और 3 में, या केवल 3 और 4 में, या केवल 1 और 4 में? तो सही जवाब है 1 और 2 में। तो कुछ भी जिसे अधिकार के तहत जारी किया जा सकता है रीट याचिका कहलाती है। रीट के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। रीट के 5 प्रकार होते हैं। क्या क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। ठीक है, याद रहेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। भारत में रीट न्यायालय के अधिकतर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय पर है, यानी हम उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों जगह पे कर सकते हैं। ओके, संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या कोई भी नहीं? ओके, तो संशोधन सदन के किस सदन में लाया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा में आएगा, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र है। याद रखिएगा, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का जिक्र है। इस लेख के अनुसार संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी संशोधन को जोड़े, संशोधित या निरस्त कर सकती है। संविधान के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। याद रखिएगा, किसी भी राज्य विधायिका में संविधान में संशोधन के लिए एक बिल पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो राज्य विधायिका में संविधान संशोधन के लिए कोई बिल पेश नहीं किया जा सकता। यह सेंट्रल में ही होगा, लोकसभा और राज्यसभा में। नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? नगर पालिका, याद रखिएगा, नगर पालिका और नगर पंचायत में अक्सर डिस्टर्ब होते हैं, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई, जो नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंध रखती है। ओके, इससे पहले हमने जिला पंचायत भी बता दिया था, यानी ग्राम पंचायत का संशोधन के तहत भी बताया था, उसको भी एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का विचार का समर्थन किया है? साइमन कमीशन 1927 ने, नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 में, स्वराज सिंह 1895 में, या संविधान प्रस्ताव में सप्रू समिति की रिपोर्ट 1945 में? ठीक है, तो बात किसकी हो रही है? मौलिक अधिकारों की। याद रखिएगा, तो सप्रू समिति रिपोर्ट 1945 वाले रिपोर्ट से ये बताया गया है। राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है? आपातकाल के दौरान, जब मंत्री उसकी सलाह देते हैं, जब संसद कानून पारित करता है, जब राष्ट्रपति को लगता है कि सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करेगा। ठीक, तो किस परिस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है? तो जब राष्ट्रपति को लगता है कि यह सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करेगा, तो उस कंडीशन में वो लगा सकता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 यानी आर्टिकल 263 के अनुसार जब राष्ट्रपति को लगता है कि अंतर्राज्यीय परिषद सार्वजनिक हित की सुरक्षा करेगा, तब वह अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है। ओके, राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक की
लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए हम लोग सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं, क्वेश्चन कोई कहानियाँ गढ़ने वाली काम नहीं है। धड़ाधड़ आप इस चीज़ों को देखिए, समझिए और आगे बढ़िए वाला कंडीशन है। ठीक, पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा सब लोग। ठीक, लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है। एज यू आप सभी के सभी टीचर हैं, इतना आप सभी को पता होता है कि मोटिवेशन का क्या असर होता है। सीटेट और टेट में बहुत अच्छे से पढ़े हैं आप लोग। तो राज्य विधायिका में शुरू होने वाली धन विधेयक के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? मुख्यमंत्री की, राज्यपाल की, राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की? तो किसकी होती है? राज्यपाल की। याद देखिएगा, ये सेंटर की बात नहीं हो रहा, स्टेट की बात हो रही है। राज्य विधायिका में शुरू होने वाली धन विधेयक के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। यदि सदन की शक्ति 520 है और 20 सदस्य अनुपस्थित हैं और कोई विधेयक के पक्ष में 251 मत है, तो इसका उदाहरण यह है कि विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, विधेयक प्रभावी बहुमत से पारित हो जाएगा, विधेयक पूर्ण बहुमत से पारित हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो विधेयक साधारण बहुमत से पारित होगा, या देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं पहुंची है। निम्नलिखित में से क्या ब्रिटिश काल की विरासत है? भारतीय समाज सेवा की स्थापना, सचिवकी प्रणाली, स्थानीय स्वशासन या उपरोक्त सभी? तो सभी के सभी ब्रिटिश काल की विरासत है। ठीक है, तो भारतीय समाज सेवा की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई, लेकिन आज़ादी के बाद इसका नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा रख दिया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऐसे प्रावधान की सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के केवल बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसे प्रावधान है कि जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश केवल बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन सही है कि ऐसे प्रावधान हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कभी अगर बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग हो जाए और बहुत इमरजेंसी हो तो ऐसा कंडीशन लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था? मोरारजी देसाई, HD देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह या इंद्र कुमार गुजराल? तो किसने किया? तो चौधरी चरण सिंह ने। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा के सामना किए बिना 5 माह के अंदर इस्तीफा कर दिया, यानी प्रधानमंत्री रहते हुए भी लोकसभा का सामना नहीं करना पड़ा, उससे पहले ही इस्तीफा दे दिए। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 47 को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पहला कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना या सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम? तो क्या लाया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद में आंचलिक परिषदों की स्थापना हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, नागरिक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 या प्रादेशिक पुनर्गठन अधिनियम 1956? तो लाया क्या गया आंचलिक परिषदों के द्वारा? प्रादेशिक पुनर्गठन अधिनियम 1956। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जाकिर हुसैन का, वीवी गिरी का या BD जट्टी का? तो सबसे कम रहा किसका? जाकिर हुसैन का सबसे कम रहा। याद रखिएगा, सबसे कम रहा किसका? जाकिर हुसैन का। निम्नलिखित में से अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में या संसद में? तो अवशिष्ट शक्तियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन बार बार आता है, तो किसे है? संसद में। ठीक, वे विषय जो केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची किसी में भी शामिल नहीं किया गया, जो अभी अभी प्रादुर्भाव हो रहा है, वो सूची अवशिष्ट सूची में आता है, जैसे कंप्यूटर और गेम्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 को और प्रभावशाली बनाने के लिए समिति का अध्यक्ष बनाया था? जस्टिस KT थॉमस, जस्टिस हंसराज, GE वाहनवती या इनमें से कोई नहीं? तो किसको बनाया गया था? तो जस्टिस KT थॉमस को सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के रोकथाम के लिए इनको क्या दिया गया था? एक जस्टिस, ये एक समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 को और प्रभावशाली बनाने के लिए समिति का अध्यक्ष जस्टिस KT थॉमस को बनाया था। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, DVV गिरी या सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो कौन रहा है? डॉक्टर सर्वपल्ली
राधाकृष्णन। एक बार इस पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा देख के जाइए कि राष्ट्रपति कौन कौन कब कब रहे हैं। ठीक है, तो कौन कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई मौलिक स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19 और 22 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 सभा की स्वतंत्रता से संबंधित है। यह सभी सही है। तो सब 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार ही है, तो सभी के सभी सही है। किस वर्ष से भारत सरकार ने जनजातीय जनसंख्या समूहों के बीच आदिवासी जनजातीय समूह पीटीजी को और पिछड़े समुदाय के रूप में पहचानना शुरू कर दिया था? तो ये था 1975। ठीक है, किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा कोष को शिक्षा उपकार की आय प्राप्त करने के लिए समर्पित गैर लैप्सबल निधि के रूप में स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा 2005। ठीक है, सरकार ने 4-5 में केंद्रीय करों पर शिक्षा उपकर लगाने की घोषणा की और इस कर से मिलने वाली राशि को प्रारंभिक शिक्षा कोष बना दिया गया। यानी शिक्षा से जो कर मिलेगा वो शिक्षा पे ही खर्च होगा। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 24 है। तो भारत में उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, हैदराबाद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, बिलासपुर उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुवाहाटी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, पटना, पंजाब और हरियाणा। याद देखिए पंजाब हरियाणा का दोनों का सेम ही उच्च न्यायालय है। राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इतने जगह पे हमारा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय है। भारत राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, कानून मंत्री या न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह के राष्ट्रपति। तो कॉलेजियम गवर्नमेंट अभी स्टार्ट हुआ, कॉलेजियम के तहत राष्ट्रपति सलाह देता है और न्यायाधीश चुना जाता है। तो भारत राज्य के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार और निवारण का अधिकार निम्नलिखित में से किसके आवश्यक घटक है? मौलिक अधिकार के, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के, अनिवार्य वस्तु अधिनियम के या भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के? तो किसका है? तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के। वहाँ कहता है ये सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए ताकि वो अच्छे से सुन सके। ठीक है, चुनने का अधिकार होना चाहिए, कोई आके नहीं बोलेगा नहीं भैया ये नहीं ले सकते यही लो, तो ये कोई नहीं कह सकता, तो चुनने का अधिकार है। सुनने का भी अधिकार है कि हम सुने इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूरे अच्छे तरीके से, फिर निवारण करें, जाँच करें, उसके बाद हम ले, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय समेकित निधि में फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की, संसद की, मंत्रिपरिषद की या सभी की? तो समेकित निधि से फंड निकालने के लिए राष्ट्रपति की साइन जरूरी है। ठीक है, उसकी अनुमति लेना जरूरी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का क्या उद्देश्य था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उपायों का सुझाव देना, ग्राम पंचायतों के कामकाज की रिपोर्टिंग करना, सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपायों का सुझाव देना, नई पंचायत मशीनरी की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करना। तो क्या सही है? तो सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपायों को सुझाव देना, ये बलवंत राय मेहता का उद्देश्य है। ठीक, तो सामुदायिक विकास कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपाय सुझाव देने के लिए बलवंत राय मेहता का आयोग का उद्देश्य था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर करिए, लोगों को शेयर कर दीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।